नीतीश जी के पास आते हैं तो उनका टेप दूसरा हो जाता है। नीतीश जी दुनिया के देश के सबसे अच्छे नेता होते हैं। उनको और परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता चाहिए और बयान देने में हमेशा संयम रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आप विरोधी हैं तो ऐसा बयान मत दीजिए कि आपको खुद ग्लानि हो भविष्य में। तो हम इन सब बयानों से हम विकास पर वोट मांगते हैं। हमारे नेता न अगड़ा है न पिछड़ा है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। मेरे नेता इंसान है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू में कोई दमदार खिलाड़ी है या जनता दल यूनाइटेड में राजनीति के कुछ धुरंधर खिलाड़ी अगर हैं तो उन धुरंधर खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर शायद अशोक चौधरी का नाम आप ले सकते हैं। धुरंधर खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर अशोक चौधरी को शायद आप रह सकते हैं। पॉलिटिकल गैम्बलर आप कह सकते हैं। गांव में ये कहावत है, गांव में अक्सर चर्चा होती है, गांव में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि या तो आम आएगा या लबेदा चला जाएगा। आम तोड़ने के लिए बच्चे जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, आम के पेड़ पर दे मारते हैं, उसको लबेदा कहा जाता है गांव में। तो इसीलिए गांव में कहावत है कि लबेदा चलाना चाहिए, या तो आम चला आएगा या लबेदा चला जाएगा, दोनों में से कुछ एक तो होगा। तो यहाँ अशोक चौधरी के लिए यही स्थिति है बिहार उपचुनाव में, या तो आम चला आएगा या लबेदा चला जाएगा, कुछ तो होगा। अशोक चौधरी ने एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी सियासी चाल चली है, या एक यह भी कह सकते हैं कि बड़ा रिस्क भी लिया है। अगर काम बन गया तो फिर बहुत बन जाएगा, काम बिगड़ गया तो फिर बहुत बिगड़ जाएगा, जिस तरह की स्थिति अभी जनता दल यूनाइटेड में है। अशोक चौधरी बिहार उपचुनाव में जेडीयू की तरफ से बेलागंज में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज, उसमें से एकमात्र सीट जेडीयू बेलागंज लड़ रही है। और अशोक चौधरी उसी जमीन पर अपनी सियासी फसल सींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमीन अशोक चौधरी के लिए सबसे कमजोर मानी जा रही थी, जो जमीन अशोक चौधरी के लिए मुफीद नहीं मानी जा रही थी, और जहां के बारे में यह कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को लेकर उस जमीन पर बहुत नाराजगी है, उस इलाके में बहुत नाराजगी है, क्योंकि अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर एक बयान दे दिया है। लेकिन अशोक चौधरी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो सीट 30 सालों से जनता दल यूनाइटेड नहीं जीती, जो सीट लगातार जेडीयू आरजेडी के कब्जे में रहा है 3 दशकों से, वो सीट अगर जेडीयू जीत जाती है तो अशोक चौधरी इसको किस तरह से भुनाएंगे, ये बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है। जेडीयू पर इसका क्या असर होगा यह भी सब लोग जानते हैं, और फिर अशोक चौधरी का कद और पद कितना बढ़ेगा यह भी सब जानते हैं। अगर यह सीट जेडीयू फिर हार जाती है, जैसा कि अक्सर होता रहा है, 3 दशकों से तो यह सीट जेडीयू नहीं जीत पाई, तब अशोक चौधरी का क्या होगा? तब अशोक चौधरी किस तरह से हाशिए पर जा सकते हैं, यह भी सब जानते हैं। खतरा तो है, लेकिन अशोक चौधरी को शायद इसीलिए राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी ने जो रिस्क लिया, सियासत में वैसा रिस्क शायद ही कोई लेता हो, या बहुत कम लोग लेते हों। जहां के बारे में यह कहा जा रहा था कि बड़ी नाराजगी है, अशोक चौधरी को लोग, वहां के लोग देखना नहीं चाहते हैं, अशोक चौधरी के बयान से नाराजगी है, भूमिहार नेताओं में नाराजगी है, भूमिहार समाज में नाराजगी है, वहीं उसी इलाके में जाकर अशोक चौधरी जेडीयू के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो यह भी अपने आप में बड़े कमाल की बात है। तो इसीलिए अशोक चौधरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी आप कह सकते हैं, एक रिस्क लिया है और अपने लिए बड़ा चैलेंज लिया है कि जहां के बारे में कहा जा रहा है कि नाराजगी है, वही जाकर प्रचार करेंगे। तो देखिए, अशोक चौधरी के लिए, अशोक चौधरी ने बड़ी सियासी चाल इसलिए चली है कि भाई अगर जेडीयू हार जाती है
तब तो अशोक चौधरी ये मैसेज देंगे या इसको इस तरह से भुनाएंगे कि भाई ये सीट तो पहले भी जेडीयू के पास नहीं थी, 3 दशक से आरजेडी का कब्जा रहा है, हमने कोशिश की है। हालांकि इससे काम बन जाएगा या अशोक चौधरी को जेडीयू की हार का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, हार का ठिकरा अशोक चौधरी के सर नहीं फूटेगा, ऐसा नहीं है, फूटेगा। लेकिन अशोक चौधरी अपनी तरफ से इस तरह के प्रयास करेंगे या उनके समर्थकों की तरफ से इस तरह की कोशिश हो सकती है, ये मैसेज देने की कोशिश कि ठीक है जेडीयू हार गई लेकिन हमने कोशिश की। लेकिन अगर जेडीयू जीत जाती है तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी या अशोक चौधरी के करीबी लोग, अशोक चौधरी का जो कुनबा है जेडीयू के अंदर, वो इस बात को प्रसारित करेगा कि अशोक चौधरी के दम पर जेडीयू की जीत हुई है, अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला तब जेडीयू की जीत हुई है। इसका पूरा क्रेडिट अशोक चौधरी को देने की कोशिश होगी और फिर इस तरह का खेल जेडीयू में शुरू होगा। तो अशोक चौधरी बेलागंज उपचुनाव के सहारे बड़ा खेल कर रहे हैं। खतरा था या खतरा है कि मंत्री पद जा सकता है। चर्चा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं तो मंत्री पद से विदाई हो सकती है। पार्टी के ही कई बड़े नेताओं की आंखों में वो खटक रहे हैं, तो किनारे लगने का भी खतरा था। लेकिन इस बीच अशोक चौधरी ने खुद ही एक बड़ा खेल कर दिया, बिहार उपचुनाव के बहाने, बेलागंज उपचुनाव के बहाने। अब इसमें वो कितने कामयाब होते हैं। जेडीयू जीत जाती है तब तो अशोक चौधरी के मजे हैं, जेडीयू नहीं जीतती है तब अशोक चौधरी के साथ क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अशोक चौधरी ने बेलागंज में जेडीयू की जीत का दावा किया है। ये बयान भी अशोक चौधरी का हम जाते जाते आपको सुनाते जाते हैं। भी समझ रहे हैं हमने। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी नॉन सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन, जब वो नीतीश जी के पास आते हैं तो उनका टेप दूसरा हो जाता है। नीतीश जी दुनिया के, देश के सबसे अच्छे नेता होते हैं। जब हमारे से हट जाते हैं तो उनको नालंदा दिखता है। अगर उनको नालंदा दिखता था तो हमारे साथ आते क्यों? पहली बात। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, जिसका फायदा उठा करके आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं। तो ये तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया था ना, उसी नालंदा के चलते संभव हो पाया था ना। तो ये कहना कि जो मैंडेट जनता देती है उसको किसी क्षेत्र के साथ जोड़ करके बोलना हमको लगता है सही बात नहीं। अभी उनको और राजनीतिक परिपक्वता चाहिए और बयान देने में हमेशा संयम रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आप विरोधी हैं तो ऐसा बयान मत दीजिए कि आपको खुद ग्लानि हो भविष्य में। तो हम इन सब बयानों से, हम विकास पर वोट मांगते हैं। हमारे नेता न अगड़ा है न पिछड़ा है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है। मेरे नेता इंसान है और बिहार को आगे बढ़ाया है। जो बिहार 22,000 करोड़ का था, आज 2,80,000 करोड़ का बिहार का बजट है। और जो 7,000 पर कैपिटा इनकम से 37,000 पर कैपिटा इनकम, प्रति वैसक औसत आय जो है उसको बढ़ाने का काम किया है। संरचना मूल बड़े भाई बता ही रहे थे, शिक्षा के ऊपर, सबके ऊपर मूलभूत संरचना किस तरह से बढ़ा है। क्या बिहार था ये? मगध में 118 नरसंहार हुए थे। इसी मगध में नेता जब से आए एक भी नरसंहार हुआ, जातीय नरसंहार? एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ बिहार में? एक भी राइट कहीं भी 19 वर्ष के अपने कार्यकाल में? तो ये पूरा नक्सल के इलाके में था, लोग खेती अपनी जमीन नहीं करते थे और आज क्या खुशहाल मगध है। तो हम तो ये विकास पर वोट मांग रहे हैं कि हमको 35 वर्सेस 1 ईयर, आप हमको 1 साल दीजिए और हम 1 साल में काम करके आपको दिखाएंगे। और अगर हमारा उपलब्धि नहीं रही 1 साल में कोई ऐसी बेला में, तो हमको अगले साल फिर मत दीजिएगा 25 में, फिर नवंबर में चुनाव। ठीक। हम तो समझते हैं जदयू का ईवीएम में 1 नंबर पर हमारे प्रत्याशी हैं और लगातार 1 नंबर पर बनी हुई हैं। 23 तारीख को भी 1 ही नंबर पर रहेंगे। पूरा बेलागंज और में बदलाव का, परिवर्तन की हवा बहाई, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। 35 साल से उन्होंने किसी को प्रतिनिधित्व दिया था, उनका प्रतिनिधित्व कैसा था ये तो जनता के बीच जाने से पता चलता है कैसा था। हम समझते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार के प्रति इस लोकसभा चुनाव के बाद जो अपना कंसंट्रेशन बनाया है, ध्यान केंद्रित किया है और अभी हमको 5,000 करोड़ का सहायता भी दिया, जो हम बार बार कहते थे या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले या हमें विशेष सहायता मिले। तो उसके तरफ भारत सरकार ने भी अपना हाथ बढ़ाया है
तो आने वाले समय में बिहार एक विकास के नीतीश जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाने को तैयार बैठा है और इस लंबी छलांग में बेलागंज की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जिस नेता के काम को देखने के बाद उनके एक सीट से तो न जीतना है, सरकार गिरनी है न बननी है, लेकिन एक सीट से माननीय नेता का और एनडीए का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में इस मगध में एनडीए को एक सीट नहीं आई थी और इस बार 1 साल का मौका है। 35 साल उनको देखें, हमको सिर्फ 1 साल दीजिए। 1 साल में अगर 35 साल के बदले बदलाव नहीं दिखेगा तो अगली बार हम लोग वोट मांगने नहीं आएंगे। यही हम जनता के बीच कह रहे हैं। आज तेजस्वी आए बेला